जी सर्वे गुरुजी। भी सर्वे भ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से फल दीपिका पुस्तक का हम लोग अध्ययन करते हैं। अब हम लोगों की फल दीपिका पुस्तक समाप्त होने वाली है, एक दो कक्षा और होगी। आज की कक्षा में हम लोग यह सीखने वाले हैं कि कुंडली में गोचर भेद कैसे देखें। भेद दो प्रकार के होते हैं, एक वाम भेद और एक भेद। इसको फल दीपिका पुस्तक में विस्तृत रूप से बतलाया एवं समझाया गया है। हम सभी फल दीपिका पुस्तक को आधार मानकर समझने का प्रयास करेंगे। तो सामान्यतः ज्योतिष जानने वाले लोग सामान्यतः भावों के आधार पर कि किस भाव में कौन से ग्रह गोचर बस शुभ फल देते हैं, उसको आधार मानकर लोग फलादेश कर देते हैं। उदाहरण स्वरूप सूर्यदेव 3, 6, 10, 11, वो भी चंद्रमा से तीसरे जब सूर्यदेव होते हैं, जब चंद्रमा से तीसरे सूर्यदेव होते हैं तो शुभ फल देते हैं। चंद्रमा उदाहरण कुंडली में यहाँ पर है, सूर्यदेव अभी यहाँ पर है, गोचर में है, अच्छे फल प्रदाता हो गए गोचर के हिसाब से। या चंद्रमा से सूर्यदेव छठे भाव में होंगे तो अच्छे फल देंगे, या चंद्रमा से 10वें या चंद्रमा से 11 में। अब इस उदाहरण कुंडली में चंद्रमा से 10वें भाव में सूर्यदेव हैं तो लग्न कुंडली में है, अच्छे फल प्रदाता हो गए। अब यहाँ पर एक प्रश्न हमारे सहपाठियों को होगा कि जब चंद्रमा से केंद्र में सूर्यदेव होते हैं तो अधम योग का भी निर्माण होता है। एक तो उस योग का भी प्रभाव रहेगा। चंद्रमा से 10वें भाव में होने से शुभ फल भी मिलता है सूर्य का, इसका भी कुछ प्रभाव रहेगा। अब यही चंद्रमा से यदि सूर्यदेव चौथे भाव में होते या 7वें भाव में होते या चंद्रमा से युक्त होते तो ज्यादा अशुभ फल देते, लेकिन चंद्रमा से 10वें हो जाने के कारण यहाँ पर शुभ फल प्रदाता भी बने और केंद्र में हो जाने से अधम योग भी बना। तो यह क्या अधम योग पूरा प्रभावी हुआ? उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए इस उदाहरण कुंडली में। परंतु किसी भी एक विषय वस्तु को आधार मानकर हम लोग निर्णय निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। यहाँ पर सूर्यदेव अपने स्वराशि के हैं, मजबूत स्थिति में है, केंद्र में है, ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से दिग्बलहीन भी है। लेकिन ये अपने स्वराशि के हैं। बल कुंडली में 6 प्रकार से देखे जाते हैं, जिसमें एक बल स्थान बली भी कहा जाता है और एक दिग्बल भी कहा जाता है। भले ही दिग्बल नहीं है लेकिन स्थान बली तो है, स्थान बली है। नवमांश में अपने मित्र राशि में भी है, इसलिए दिग्बलहीनता की उतनी नुकसानदायी स्थिति नहीं बनी। अगर यही 7वें भाव में होते तो एक तो यहाँ शत्रु राशि हो जाता, दूसरा चंद्रमा से केंद्र में होना, अधम योग का हो जाना एक नुकसान, शत्रु राशि में होना 2 नुकसान, चंद्रमा से केंद्र में होना इत्यादि, और यहाँ पर लग्न में भी हो जाना तो ठीक बात नहीं। तो इस प्रकार से हम सबों को विचार करना चाहिए। अब आते हैं मुख्य रूप से जिस बात पर चर्चा हो रही है उस पर हम लोग चलते हैं कि गोचर में भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो अधिकांशतः ज्योतिष के जानकार लोग सिर्फ गोचर में जिस स्थिति में है उस स्थिति में का फल बोल देते हैं, जिसमें फलादेश में कमी आ जाती है, सत्यता में कमी आ जाती है और हम लोग क्या हो जाते हैं, उपहास के पात्र बन जाते हैं। हम लोग जब फलादेश ही सही नहीं होगा तो उपहास के पात्र बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे। जी तो गुरुजी बोलिए। गोचर से फलादेश करते वक्त वेद और वाम वेद, ये 2 प्रकार के वेद होते हैं, इसको भी समझना आवश्यक है।
यदि इन दोनों शब्दों का परिभाषा नहीं समझेंगे तो गोचर से फलादेश बिल्कुल ही गलत हो जाएगा हम सबों को। तो जब गोचर का फलादेश के लिए सभी पुस्तकों में, फल दीपिका पुस्तक में भी क्या लिखा गया, बतलाया गया है कि चंद्रमा से ही विचार करने चाहिए। तो अब इस उदाहरण कुंडली में चंद्रमा भले ही नीच के हैं, अब नीच का फल कैसा होगा नहीं होगा इस बात पर हम लोग नहीं जाएंगे, गोचर के फलों पर चलते हैं। तो जब जन्म राशि से गोचर में ग्रह शुभ भाव में स्थित हो, अब यही सूर्य को ही ले तो सूर्य चंद्रमा से तीसरे भाव में होने से, अभी फल दीपिका पुस्तक हम आप लोगों को दिखला रहे हैं। फल दीपिका पुस्तक में यहां पर लिखा गया है कि 3, 6, 10 से 11 यह लिखा हुआ है कि चंद्र लग्न से निम्नलिखित स्थानों में ग्रहगण शुभ होते हैं। सभी ग्रह के बारे में यहाँ पर दे दिया गया। किसी एक ग्रह को हम लोग विस्तृत रूप से समझ लेंगे, उसी प्रकार से सभी ग्रहों का हम लोग समझते चले जाएंगे। तो 3, 6, 10 से 11 में शुभ फल। अब यहाँ पर देखा जाए चंद्रमा से तीसरे शुभ है, तो यहाँ पर शुभ फलदाता बने या शुभ फलदाता? गुरुजी ये बगल वाला जो कुंडली गोचर वाला है क्या? शुभ बने गुरुजी, चंद्रमा से तीसरे। नहीं, इसको तो आप कुंडली माने ही नहीं है, नवमांश कुंडली है। किसी अन्य प्रकार की कुंडली अन्य प्रदेश के लिए किया गया था, तो इसी कुंडली पर समझ लेते हैं। यह जो काले रंग से जो लिखा गया है, इस पर लाल रंग से है वह जन्म के समय का ग्रह है, और जो काले से जो लिखे गए हैं वो आज का गोचर ग्रह है। जी गुरुजी। समझने के लिए तो हम लोग किसी भी प्रकार से उदाहरण मानकर समझ सकते हैं ना। जी गुरुजी। जी। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सूर्य चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10वें एवं 11वें में, जैसे कि फल दीपिका में देखा जाए तीसरे, छठे, 10वें, 11वें में शुभ फल देते हैं। हो गया। अब यहाँ पर चंद्रमा से तीसरे सूर्य है या नहीं है? हाँ गुरुजी, शुभ भी है। तो यह शुभ फल देने वाले हो गए गोचर में। अभी हम जो पूछना चाहते हैं आप लोगों से, उत्तर जिस विषय वस्तु पर चाहते हैं आप लोग उत्तर दें, तो पुस्तक के नियम के अनुसार अभी इस व्यक्ति के लिए सूर्यदेव अच्छे फल प्रदाता हुए या बुरे फलदाता? अच्छे फल प्रदाता होगा, परंतु वास्तविकता यह नहीं है। क्या वेद हो रहा है इनका? क्या वेद हो रहा है? यदि वेद होगा तो फिर शुभ फल नहीं मिलेगा। अभी तो हम लोगों ने प्रारंभिक नियम से कह दिया कि शुभ फल मिलेगा, ये होगा वो होगा, नवम भाव में है, भाग्य की वृद्धि होगी। अगर सूर्य की दशाएं भी चल रही हो तो जी, अगर सूर्य की महादशा, अंतरदशा इत्यादि चल रही हो तो आप कहेंगे कि सूर्यदेव लग्न कुंडली में केंद्र भाव में है, अपने स्वराशि के हैं, अपने मित्र के साथ में, बुध के साथ में है। बुध देव पंचमेश भी है, पंचमेश एवं चतुर्थेश की युति कुंडली के चौथे भाव में है। बुध देव जो पंचमेश है वहीं द्वितीय है, धन भाव के भी स्वामी है जी। देव गुरु बृहस्पति लाभ भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में बैठ गए, तो हालांकि छोड़िए, तो यह युति तो अच्छा फलदायी हो गया। गोचर में भी मकर राशि में है, मकर राशि के सूर्य अच्छे फल देते हैं। भाग्य भाव में भी चले आए हैं, ये भी अच्छे फल प्रदाता हो गए। कई नियमों से सूर्यदेव अच्छे गोचर में हो गए कि नहीं हो गए? हम सभी तो अभी तक के अध्ययन के आधार पर, अभी तक ज्ञान के आधार पर यह कह देंगे कि हाँ भाई तुम्हारा भाग्योदय अब हो रहा है, होने ही वाला है। शुक्र भी यदि यहाँ नवम भाव में है तो अशुभ फलदाता नहीं है, क्योंकि शुक्रदेव लग्नेश भी हैं और इनके जन्म कुंडली में शुक्रदेव अपने मूल त्रिकोण राशि में है, इसलिए नहीं। बुध देव गोचर में यदि यहाँ पर है तो पंचमेश होकर के हैं जी, समझ अच्छे। लेकिन क्या वेद हो रहा है या नहीं? तो यदि वेद हो रहा है तो फिर अशुभ फल, यह शुभ फल नहीं देगा। कहने का मतलब यही होता है कि जब जन्म राशि से गोचर में कोई भी ग्रह शुभ भाव में स्थित हो तो उसके वेद भाव में गोचर बस
कोई भी ग्रह हो तो शुभ फल में कमी आ जाती है या समाप्ति हो जाती है, यानी कि वह शुभ फल नहीं देता। इसी को वेद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वेद। वेद कहते हैं। एक शब्द हो तो वेद का तो परिभाषा हम लोगों ने जान लिया जी। अब यह इसी पुस्तक में, फल दीपिका पुस्तक में ही सूर्य के भेद के बारे में जो बतलाया गया है उसको जरा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ तक आप लोग पढ़िएगा, पढ़ने के बाद में सारांश यहाँ है। अब देखिए वेद स्थान, जी। यदि सूर्य के गोचर स्थान तथा वेद स्थान नीचे दिए जाते हैं। आप लोग पढ़िएगा, विशेष रूप से समझ में आएगा। अब यदि सूर्य तीसरे भाव में है गोचर में, और गोचर में 9वें भाव में कोई भी ग्रह हो तो क्या हो जाएगा? वेद लग जाएगा। वेद लग जाएगा। वेद लग जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे समझें? अब इसको समझने के लिए अब यहीं पे यदि सूर्यदेव तीसरे भाव में है, यानी कि चंद्रमा से तीसरे भाव में है, तो चंद्रमा से 9वें भाव में यदि कोई ग्रह हो, हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी, उसको भी हम लोग नोट करते हैं। हम लोगों ने यह पढ़ा कि 9 12 4 5 9 12 4 5 9 12 4 5। अब यहां लिखते हैं हम लोग 9 12 4 5। समझना क्या है, सूत्र पहले नहीं बतलाए जाते, जो 4 शब्दों का होता है इसको कहते हैं। यहाँ पे यह तो ज्योतिषी गणित का है। आप लोग बड़े ध्यान से सुने एवं समझने का प्रयास करें, फिर हम लोग विषय वस्तु पर आ जाएंगे। यानी कि 9 12 4 5 है, हमने यहाँ पर 9 12 4 5 लिख दिया। शुभ स्थान 3 6 10 से 11 है, हमने यहाँ पर शुभ स्थान 3 6 10 दे दिया, लिख दिया। क्रम वही है, क्रम हमने नहीं बदला। अब यदि तीसरे भाव में है, मतलब चंद्रमा से तीसरे भाव में है, तो चंद्रमा से 9वें भाव में यदि कोई ग्रह, अब यहाँ पर बुध 2 जगह लिख दिया गया है, यह 3 नंबर राशि में बुध है, गलत है ना जी। इसको मिटाते हैं, पहले नहीं मिटाएंगे तो सब गड़बड़ होता रहेगा। बुध मकर राशि में गोचर में रहेंगे। हाँ तो वे मिटाने दीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ठीक हो गया? हाँ ठीक है, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सूर्य चंद्रमा से 9वें भाव में यदि कोई ग्रह हो तो वेद हो गया, यह हमने पढ़ा। यहाँ पर कोई भी ग्रह है तो वेद हो गया। इसके बाद में यदि चंद्रमा से सूर्य 6ठे भाव में है, यदि 6ठे भाव में है तो चंद्रमा यहाँ है, यदि सूर्य यहाँ हो जाते हैं, यहाँ सूर्य लिखते हैं, सूर्य यदि यहाँ हो जाते हैं तो फिर चंद्रमा से 12वें, चंद्रमा से लगन चंद्रमा से ना सर? हाँ अच्छा। चंद्रमा से यदि 6ठे भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं तो चंद्रमा से 12वें, जी। वेद हुआ। इसके बाद में यदि चंद्रमा से 10वें भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं तो चौथे चंद्रमा से चौथे वेद स्थान, वेद स्थान हो गया, यह भी वेद स्थान हुआ। अच्छा, यदि सूर्य 11वें है तो 5वें, यानी कि यहाँ वेद स्थान हो गया।
तो हर जगह तो सूर्य से 7वें हो रहा है। अगर चंद्रमा से 6ठे सूर्य है तो चंद्रमा से 12वें, यानी कि सूर्य से 7वें भाव में। यह नियम को देखा जाए कि नियम क्या बनता है रीजनिंग पॉइंट पे, कि यदि सूर्य 6ठे है तो चंद्रमा से यदि 12वें हो रहा है, यानी कि सूर्य से 7वें हो गया। यदि चंद्रमा से 10वें सूर्य गोचर कर रहा है तो सूर्य से 7वें बन रहा है। जी गुरु जी, हर जगह 7वें आ रहा है, सूर्य से 7वां ही आ रहा है। यदि चंद्रमा से 11वें सूर्य है तो चंद्रमा से 5वें, यह भी 7वें ही हुआ, परंतु केवल तीसरा और 9वां स्पष्ट नहीं हो रहा है। यदि चंद्रमा से सूर्य तीसरे हैं तो यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए ना, यह तो चंद्रमा से 8वां भाव ही बना लिए थे ना। चंद्रमा से 9वां हो गया ना गुरु जी, फिर वो चंद्रमा 9वां वेद स्थान हो गया। 9वां हो गया गुरु जी। हाँ, तो हमने जो यहाँ पर जो निशान लगाया है उस वक्त ही हम ही से गलत निशान लगा है ना। जी चंद्रमा से तो 9वां यह होगा ना। जी जी गुरु जी। हम यह सूत्र क्यों याद रखें? हम याद नहीं रखेंगे। हम यह याद नहीं रखेंगे। हम क्या याद रखेंगे? सूर्य से 7वां स्थान। हम लोग याद रखेंगे कि सूर्य से 7वें यदि गोचर देख रहे हैं सूर्य के लिए, तो सूर्य से 7वें यदि कोई ग्रह हो तो क्या हो जाता है? वो भी क्या, तो गोचर में नियम बन के निकला कि नहीं निकला पुस्तक से? आखिर पुस्तक समझाना क्या चाहता है? क्या पुस्तक की बात हम सभी समझ पा रहे हैं या नहीं? यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो आपस में चिंतन मंथन करना चाहिए कि यह सूत्र किस गणितीय नियम से है। अब जितना हम लोगों ने चर्चा किया, बातें स्पष्ट हुई? जी आगे बढ़ा जाए? अब जी। चंदन जी जवाब देंगे तब ना। अच्छा जी गुरु जी जी। क्या इस नियम से हम सबों ने पहले कभी समझने का प्रयास किया था? नहीं गुरु जी, याद करना पड़ता था हमें तो। अच्छा, अब देखिए पुनः हम लोग आते हैं पौराणिक शब्दों पे कि यह तो हम लोगों ने वेद पढ़ा, वेद समझ लिया ना। जी गुरु जी। कि गोचर में यदि सूर्य शुभ भाव में गोचर कर रहा हो, यानी कि चंद्रमा से तीसरे, 6ठे, 10वें, 11वें गोचर कर रहा हो, और उससे गोचर में सूर्य से 7वें कोई भी ग्रह हो तो वेद हो जाता है। परंतु एक अपवाद भी है। वह अपवाद क्या है? पुस्तक में पढ़ेंगे, आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि सूर्य के सामने इस उदाहरण कुंडली में चंद्रमा 7वें है तो यह वेद हो गया। कितने दिन के लिए वेद हुआ? तो चंद्रमा तो 2.5 दिन ही एक राशि में रहता है ना, तो यह 2 दिन, 2-2.5 दिन अच्छे फल नहीं मिलेंगे। क्या कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो चंद्रमा नहीं, चंद्रमा जो है स्कील भाव का स्वामी होकर के 7म भाव में नीच का हो गया, तो नीच का चंद्रमा मन में विचलन देता है। क्या देता है? नीच मन का में विचलन। हाँ, विचलन मन में विचलन देता है कि नहीं देता है? नीच का चंद्रमा मन में क्या देता है? ये परेशानी देता है काफी परेशानी ज्यादा। देता है, विचलन देता है, स्थिरता तो नहीं देगा ना, क्योंकि मन का भी कारक है। ये स्किल जो हमारा कार्य शैली है उसको भी उतल फुतल कर सकता है। और उस भाव में अब यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा स्थिति में हो गया, और यहाँ पर सूर्य भी है, तो सूर्य मान सम्मान की वृद्धि भी करने वाले हैं। तो हो सकता है कि जो शुभ फल देने वाले हैं तब वेद हो गया तो अशुभ फल मिल सकता है। तो शुभ फल किस चीज का मिलेगा?
तो घरेलू बातों में कहीं मान मर्यादा जाए, या सूर्य देव दशम भाव के कारक होते हैं वो भी, या भाग्य में त्रुटि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकता है कहीं ना कहीं तो हो सकता है। हो सकता है। वो तो पूरे रूप से कुंडली के विश्लेषण पर बनेगा। लेकिन सूर्य के सामने यदि शनि हो तो वेद नहीं होता। मतलब सूर्य और शनि एक दूसरे को वेद, सूर्य एवं शनि एक दूसरे को वेद नहीं करते हैं। अब हम लोग पुनः पुस्तक में पढ़ चलते हैं तो यह वेद स्थान तो समझ लिए हम लोग। यानी शनि सूर्य से सप्तम में होना चाहिए। नहीं, अगर गोचर में, इसको समझे, यदि गोचर में सूर्य जहाँ पे है, अगर उससे अगर शुभ भाव में है, चंद्रमा से तीसरे छठे 11वें, तीसरे छठे 10वें 11वें, यानी कि उपचय भाव में है, चंद्रमा से उपचय भाव में यदि सूर्य होता है तो अच्छे फल देता है। लेकिन हम लोगों ने यह पढ़ा कि गोचर में अगर वह उपचय भाव में सूर्य भी हो और 7वें भाव में गोचर में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो तो वह शुभ फल नहीं देगा, अशुभ फल दे देगा। लेकिन अगर वही सूर्य से 7वें शनि अगर होगा तो वेद नहीं हो लगेगा, नहीं लगेगा। यह हम लोगों ने पढ़ा, यही तो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा। इसका मतलब कि जो लगन कुंडली है उसमें गोचर के माने इस समय के अनुसार से वो वेद स्थान जन कुंडली में हो जाएगा। हाँ जी। अब यहाँ पर देखिए, हमने जो कहा कि इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्र राशि से सूर्य एकादश हो तो वेद स्थान चंद्रमा राशि से पंचम होगा। कन्या में शनि के अलावा कोई ग्रह हो तो वेद होने से तृतीय का सूर्य शुभ गोचर में वह नहीं होगा। तो शनि के अलावा दे दिया, तो शनि को अलावा दे दिया, तो शनि को अपवाद में छाट दिया गया ना। हो गया जी। आगे बढ़ते हैं। यानी कि वेद स्थान हमेशा बदलता रहेगा जैसे जैसे गोचर। हाँ हाँ, सूर्य का गोचर बदलेगा तो स्थान भी बदलेगा। गुरुजी, जैसे सूर्य लग्न कुंडली का रहेगा और शनि गोचर में रहेगा उसके साथ में नहीं, लग्न कुंडली में नहीं, वो गोचर के ही सभी देखने हैं अपना दोनों हमें। गोचर के। हाँ, अब यही यदि सूर्य देव अगर छठे भाव में गोचर कर रहे हो, यहाँ पे चंद्रमा से छठे भाव में गोचर कर लिए, तो सूर्य से 7वें भाव में यदि कोई भी ग्रह गोचर कर रहा हो, देवगुरु बृहस्पति ही क्यों नहीं, तो यह वेद हो गया। क्या हो गया? वेद हो गया। वेद हो गया। तो सूर्य अच्छे फल नहीं देंगे। अब स्पष्ट हुआ? आगे बढ़ा जाए। हाँ ठीक, बढ़िया जी। अब इसके बाद में सभी ग्रहों का इसी प्रकार से वेद देखा जाता है। चंद्रमा के गोचर का स्थान, वेद स्थान इत्यादि सब इसमें लिखा हुआ है। अगर अब आप लोग जिस ग्रह का कहें, किसी भी एक ग्रह का, और हम लोग वेद के बारे में चर्चा कर लेते हैं, विशेष आप सभी अपना करते रहिएगा, तो एक एक ग्रह का किया जाएगा तो फिर लंबा हो जाएगा। तो कुछ आप लोग अपने से भी कीजिएगा, तब तो किसी भी एक ग्रह का कह दीजिए, हम उसी ग्रह पर चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद में वेद को समझ लेंगे तो फिर वाम भेद पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। मंगल का ले लीजिए। क्या? मंगल ग्रह का ले लीजिए। अच्छा ठीक है। तो अब यहाँ पे देखा जाए, मंगल के लिए दिया गया है 3 6 11। मंगल के लिए 3 6 11। वेद हो गया मंगल का। अब मतलब 3 6 11 में सुफल देता है। वेद इसका 12 9 5 12 9 5, यही पुस्तक में है ना, पुनः देख ले पुस्तक। 3 का 12, 6 का 9, 11 का 5।
हो गया। अब यहां पर देखा जाए कि चंद्रमा से मंगल तीसरे भाव में गोचर कर रहा है, यह शुभ फल देने वाला हो गया। तो क्या चंद्रमा से 12वें कोई ग्रह गोचर करेगा तो अशुभ फलदाता हो गया? तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस का निशान लगाते हैं। अगर मंगल तीसरे है तो चंद्रमा से 12वें, यह गड़बड़ हो गया। अगर चंद्रमा छठे है, अगर चंद्रमा से मंगल छठे है, यदि यहां हो रहा है तो कौन सा भाव? चंद्रमा से 9वें, यानी कि यह भाव हुआ। अगर इस भाव में कोई भी ग्रह गोचर में रहे उस वक्त तो गड़बड़। अगर गुरुजी अभी तुला राशि में कोई ग्रह नहीं गोचर कर रहा है तो अभी तो नहीं होगा। नहीं, अभी नहीं यार, नहीं गोचर। लेकिन आज कर्क राशि में चंद्रमा है तो हो रहा है। तो आज कर्क ना ना, आज कैसे हो जाएगा? ये जन्म कुंडली के चंद्रमा से देखेंगे ना, जी गोचर के चंद्रमा से थोड़े देखेंगे। नहीं गुरुजी, ये देख रहे हैं कि मंगल उसमें राशि में है, मकर राशि में है, तो मकर राशि का वेद वो हुआ कर्क राशि, तो कर्क राशि में आज के वर्तमान में मकर राशि का चंद्रमा। वेद कहाँ से कर्क राशि हो गया? अभी बात सब देखिए ना, पुस्तक की बात को देखे ना, पहले पुनः पुस्तक पर हम लोग चलते हैं कि मंगल के शुभ गोचर स्थान 3, 6, 11 मिला ना। जी गुरुजी। अच्छा, तीसरे स्थान का भेद 12वां है, छठे स्थान का भेद 9वां है, 11वें स्थान का भेद 5वां है। हो गया। तो अब यहाँ पर 3, 6, 11 क्रम है, तो क्या यहाँ पर हमने लिखा था 3, 6, 11 क्रम में हो गया, और वेद क्रम 12, 9, 5 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 12, 9, 5 हो गया। अब इसको यदि लग्न कुंडली के चंद्रमा से देखेंगे कि यदि मंगल तीसरे है तो सुफलदाता हो गया, तो इनके लिए मंगल गोचर में सुफल देने वाला है। मंगल उच्चिका भी है, बहुत अच्छा बात। तो चंद्रमा से 12वें यदि कोई ग्रह होता गोचर में तो अशुभ फल मिल जाता। अब यह क्या करेंगे तो क्या होगा? तो अब यह व्यक्ति अपने पूरे ऊर्जा, पूरा उत्साह, पूरे एफर्ट के साथ यदि कोई काम करे तो उसमें सफलता निश्चित मिलेगी, क्योंकि गोचर का मंगल अच्छा फल दे रहा है। एक, अगर यही चंद्रमा से मंगल छठे भाव में होते तो चंद्रमा से 9वें भाव में यदि कोई ग्रह होता तो अशुभ फल मिलता गोचर का। तो चंद्रमा से मंगल, अब यहां पर अगर मेष राशि में गोचर कर रहे होते मंगल तो यहाँ चंद्रमा गोचर में है ना, इसलिए यह 2-2.5 दिन गड़बड़ हो जाता है चंद्रमा के कारण, गोचर फल ठीक नहीं। अच्छा, चंद्रमा से 11वें यदि चंद्रमा से 11वें यदि चंद्रमा से 11वें, चंद्रमा से 11वें यदि मंगल है तो यहाँ 11वें है तो चंद्रमा से 5वें भाव में, यहाँ चंद्रमा से 5वें भाव में, तो चंद्रमा यहाँ है, 5वां यहाँ हो गया, तो यह तो एक नियम गड़बड़ हो रहा है, अवलोकन करना पड़ेगा दोबारा। यहां से हुआ कि मंगल से 10वें, यहां भी हो गया मंगल से 10वें, तो यहाँ तो 8वां भाव होना चाहिए ना, चंद्रमा से दूसरा भाव होना चाहिए ना यहाँ पे। फिर गुरुजी जैसे मंगल बताए 11वें भाव में, तो ये कन्या राशि में है मंगल। ये वाली बात नहीं, जो बात चर्चा चल रही हो उसी के अंदर में बोले ना आप, फिर वहां से लिख से हटकर फिर चर्चा कीजिएगा तो कैसे हम लोग निष्कर्ष निकाल पाएंगे? नहीं गुरुजी, जैसे मंगल इसमें है तो एकदम सामने भेद होगा ना 7वें भाव का। ठीक है। और चंद्रमा से भी गिनने में वही भाव आ रहा है, दोनों भाव वही आ रहे हैं। नहीं,
तो हम कुंडली पूरा मिटाते हैं। जी सर, पहले वाला मिटा दिए, सूर्य वाला। सभी मिटेगा ना फिर तो। ओ, यही चीज पिछली बार हम बात करें। सर मेरा क्लियर हो गया है, अनुपा जी को नहीं हुआ। 4 और 2 6, 2 8, एक कोई ग्रह रह गया ना, गुरुदेव यहाँ पे रह गए, बुध के बदला गुरुदेव। हाँ, अब मंगल के बारे में पढ़े ना, जी तो मंगल के लिए कहा गया है कि तीसरे छठे 11वें में अच्छे फल देते हैं, और यदि 12 अगर वेद 12वें 9वें 5वें भाव में हो तो वेद हो जाता है। यहाँ पर मंगल देव चंद्रमा से तीसरे हैं, सुफल प्रदाता हो गए। तो यदि चंद्रमा से तीसरे हैं तो सुफलदाता हो गए। अब चंद्रमा से अगर 12वां कोई भी ग्रह होता तो वेद हो जाता, सुफल नहीं मिलता। एक यहाँ पर नियम है। तो नियम यह हो गया कि चंद्रमा से भले मंगल से गोचर के मंगल से 10वें स्थान में कोई ग्रह हो तो गोचर में वेद हो जाता है। यहाँ पर एक यह नियम बन के आया ना। जी गुरुजी, बन के आया। जी, आधारित हम लोग समझने का प्रयास करें ना। अच्छा, दूसरा, जब चंद्रमा से छठे मंगल होगा, जैसे कि छठे मंगल है, इसी को मान लेते हैं गोचर में है, चंद्रमा छठे होगा, तो चंद्रमा से 9वां भाव, तो यह कौन हो गया? तो मंगल से चौथा हुआ, मंगल से चौथा हो गया। चौथा हो गया जी, चौथा हो गया। यहाँ पे क्रम बदल रहा है, यहाँ पे क्रम बदल रहा है। अब उसके बाद में यदि चंद्रमा से 11वें भाव में अगर मंगल गोचर कर रहा है तो चंद्रमा से 5वें भाव में यदि कोई ग्रह गोचर कर रहा हो तो वेद हो जाता है। तो अब यहाँ पर 7वें हो गए, एक तो 10वें आया, फिर चौथे आया, फिर 7वें आया। यह इस पर जो हम लोगों ने अभी हम लोगों ने सूर्य पर जिस नियम से समझने का हम सबों ने प्रयास किया था, वह नियम यहाँ पे लागू हो रहा है कि नहीं लागू हो रहा है? नहीं गुरुजी, नहीं हो रहा। नहीं और हो ऐसे हाँ, कह बोलिए। सकते हैं गुरुजी कि मंगल से केंद्र में हो तो फिर नहीं कैसे ऐसा तो नहीं हो रहा। मंगल से केंद्र में कोई भी ग्रह हो तो ऐसे कैसे कह सकते हैं? अब मंगल से केंद्र में यहाँ 10वां भाव आया, मंगल से केंद्र में यहाँ चौथा भाव आया, मंगल से केंद्र में यहाँ 7वें भाव आया। तो किसी खास परिस्थिति में ना, अगर मंगल तीसरे भाव में है, तो 10वां भाव, अगर केंद्र में है तो केंद्र में और भी भाव तो है ना, चौथा 7वां भी तो है, तो सभी केंद्र भाव से तो वेद नहीं हो रहा है ना। यह याद रखना ही पड़ेगा। गुरुजी, तो इसमें चंद्रमा से 12वें में शुक्र है तो वेद हो जाएगा मतलब? ना तो गोचर में रहेगा कोई ग्रह तब तो। अच्छा है, यह तो जन्म कुंडली की है ना, जन्म कुंडली के लाल ग्रहों को ना माने, जी हाँ, गोचर में यदि कोई रहता तो। ठीक है। नहीं समझ पाए आप? यह स्पष्ट हो गया? गुरुजी समझ आ गया। अभी जो सूर्य का था ना, तो एकदम सीधा 7वें भाव का था, अभी अलग अलग भाव है इसमें। हाँ, अलग अलग भाव है, इसमें वह नियम लागू नहीं हो रहा है। मतलब गुरुजी, मतलब चंद्रमा लग्न कुंडली का होना चाहिए, बाकी सब गोचर वाले होना चाहिए। हाँ, ठीक है। अब इसके बाद में मंगल देव, शनि देव एवं राहु देव का गोचर एक ही नियम से चलता है, और वेद भी एक ही नियम से लगता है। चलता है।
तो यह जी हो गया। चंद्रमा का कैसे सर लगाएंगे इसको कंप्लीट करके? अच्छा, तो यह तो मंगल कंप्लीट हुआ ना। जी अब आते हैं चंद्रमा के लिए। तो चंद्रमा का जो वेद होता है वह चंद्रमा अपने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का अलग अलग नियम है। शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष का अलग अलग नियम है। अलग अलग नियम है। हम लोग पुस्तक पे चलते हैं कि चंद्रमा का क्या कहा जा रहा है। अब लेकिन इस पुस्तक में सिर्फ केवल कृष्ण पक्ष अलग अलग नहीं दिया है। नहीं दिया गया है, लेकिन अलग अलग पुस्तकों में हमने पढ़ा है शुक्ल पक्ष में थोड़ा कम और कृष्ण पक्ष में ज्यादा। तो जहां ज्यादा नुकसानदायक है तभी तो आपके पास में कुंडली आएगी। तो यहाँ पर बतला दिया गया 1 3 6 7 10 रुपये। इसको मिटाते हैं पहले। कितना है? 1 3 6 7 10। 1 1 3 6 7 10 और कौन सा है? 11 11 11। शुभ बच्चा है। 11। अब इसका वेद देख लीजिए। 5 9 12 2। 4 7 5 9 12 2। 2 4 8। चलिए 2 4 8। हाँ ठीक है, हो गया। तो गोचर स्थान 1। अब चलते हैं। तो यहाँ पर जब चंद्रमा 1 3 6 7 10 से 11, 1 3 6 7 10 से 11, यह क्या है? यह कृष्ण पक्ष के लिए है। यह किस पक्ष के लिए है? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष के लिए। और 5 9 12 2 4 8। 5 9 12 2 4 8। यह भी। तो अब चंद्रमा अभी कहाँ है गोचर में? यहाँ पे चंद्रमा से 9वें भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है। तो जब चंद्रमा से 9वें भाव में चंद्रमा गोचर करता है तो अशुभ फल देता है। क्या देता है? अशुभ फल देता है। चंद्रमा जन्म राशि में जहां होती है उससे 9वें भाव में जब चंद्रमा होता है तो अशुभ फल देता है। जी मतलब 6 भाव में शुभ और 6 भाव में अशुभ। तो जो यहाँ पर जो दी गई है राशियां, भाव मतलब क्रमबद्ध, तो इन भाव में होगा तो शुभ फल, शेष भाव में अशुभ फल देगा। तो यहाँ पर अशुभ फलदाता हो गया। अगर शुभ फलदाता, अब इसी में से किसी भी भाव को कहिए, यदि एक में यहीं पे चंद्रमा, जहां लग्न कुंडली का चंद्रमा है, यहीं पे चंद्रमा गोचर में होता तो चंद्रमा से 5वें, चंद्रमा से 5वें। अगर यहीं पे चंद्रमा होता तो यहाँ पर अभी शनिदेव गोचर कर रहे हैं तो जी यह वेद हो गया। क्या हो गया? वेद हो गया। वेद हो गया। अब यदि तीसरे में है तो चंद्रमा से, लग्न कुंडली के चंद्रमा से 9वें, तीसरे में है तो 7वें। अगर चंद्रमा यहाँ गोचर कर रहा है और यहाँ पे कोई ग्रह, अब चंद्रमा से 9वें, तो यहाँ पर कोई ग्रह गोचर करेगा तो वेद हो गया। क्या हो गया? वेद हो गया। वेद हो गया। तो यहाँ पर तो 1 बना 5वां और दूसरा हो गया कौन सा? 1 5वां, दूसरा 7वां बना। अगर चंद्रमा से 6ठे भाव में ही चंद्रमा गोचर कर रहे हैं तो शुभ फल। तो फिर चंद्रमा से 12वें,
तो चंद्रमा से 12 में यह कौन सा नंबर आया? 6। नहीं 6 नहीं ना आया, यह भी 7 हुआ। यानी लग्न कुंडली में चंद्रमा से छठे चंद्रमा गोचर कर रहा है तो सुफल प्रदाता हो गया। परंतु यदि उस गोचर के चंद्रमा से अगर यहाँ पर कौन सा भाव दे रहा है? छठा है तो 12वां, यानी कि इस चंद्रमा से लग्न कुंडली के चंद्रमा से यदि कोई 12वें हो गया तो वेद होगा। लग रहा है। वेद हो गया। तो यहाँ पर तो 7वां नियम बना ना, 7वां भाव कि गोचर में चंद्रमा से 7वें हो जाए जी। तो यहाँ भी यह नियम, क्रमिक नियम जो रीजनिंग वाली है वह यहाँ भी लागू हो रहा है। नहीं हो रहा है। कहाँ नहीं, हुआ? नहीं 5 7 हो गया ना। जी। अगर चंद्रमा अपने लग्न कुंडली में जहां है वहां से चंद्रमा अगर 7वें भाव में गोचर कर रहा है तो लग्न कुंडली के चंद्रमा से दूसरे भाव में यदि कोई ग्रह है तो वेद हो जाएगा, यानी कि सुफल नहीं देगा। तो यह कौन सा हो गया? यह 8वां हो गया। नहीं 8वां नहीं ना हुआ, दूसरा हुआ। दूसरा हुआ कि 8वां हुआ? नहीं, गोचर के चंद्रमा से 8वां हो गया। तो यह क्रम नहीं बन रहा है। हम सबों को याद करने का ढंग देखना चाहिए कि क्या कोई क्रम बन रहा है। जैसे सूर्य का क्रम बना था, सूर्य का क्रम बन गया था। बन गया था। तो सभी ग्रहों के क्रम नहीं बनते, जिसका क्रम बन जाए उसके अनुसार से समझना चाहिए। और मंगल, शनि, राहु एवं केतु के गोचर के वेद के नियम एक ही हैं। मंगल, शनि, राहु एवं केतु के गोचर के वेद के नियम एक ही है। एक ही है। हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने जो चर्चा किया कि सूर्य एवं शनि में वेद होता है, उस वेद नहीं होता, यह अपवाद में हो जाता है। ठीक उसी प्रकार चंद्रमा एवं बुध में परस्पर वेद नहीं होता है। नहीं होता है। अब हम सबको एक शब्द के बारे में और समझना चाहिए। तो वेद हम लोगों ने समझा, वाम भेद क्या है? कम से कम शब्दों को तो समझ लेना चाहिए ना। जी गुरु जी। वाम भेद अब हम लोग समझते हैं। जरा कुंडली पहले साफ करने दीजिए। इस ग्रह का वाम भेद समझे? गुरु जी शुक्र का बता दीजिए। चलिए, तो शुक्र के लिए वाम भेद देखा जाता है गोचर के अशुभ फल में। वाम भेद कहाँ देखा जाता है? गोचर के सुफल में। अशुभ फल में। अब यहाँ पर अशुभ स्थान कौन सा है? शुक्र का। तो ये सभी भाव जितने यहाँ पर लिखे गए हैं सभी शुभ भाव है। तो 1 2 3 4 5, अब यहाँ 6 आ गया, 7 आ गया, 8 9 10 आ गया, 11 12 शुभ हो गया। यानी कि चंद्रमा से शुक्र छठे 7वें 10वें होंगे तो वे देते रहेंगे। अशुभ होंगे गुरु। अशुभ फल देंगे गोचर में। लग्न कुंडली पर आते हैं। अब चंद्रमा यहाँ पर है और हम लोगों ने यहाँ कहा देखा 6 7 10 हो 7 10 में अशुभ फल देने वाले हो गए। अब उदाहरण स्वरूप मान लेते हैं कि अभी गोचर में शुक्रदेव यहीं पे गोचर कर रहे हैं।
हालांकि है तो मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु समझने के लिए तो उदाहरण में कुछ भी बोल करके समझना पड़ेगा। यहाँ पे है अशुभ फलदाता। तो वाम भेद का मतलब ये हुआ कि अशुभ फल देने वाले हैं, तो इनसे किस भाव में कोई ऐसे ग्रह गोचर कर रहे हो कि यह अशुभ फल देना नहीं दे। हाँ, बंद कर दिया, शुभ शुभ फल दे फिर उसके बाद। बंद कर दिया। वाम भेद के बारे में, वाम भेद का परिभाषा यह है कि यदि जन्म राशि से गोचर में कोई भी ग्रह अशुभ भाव में घूमे या गोचर करे या स्थित हो तो अशुभ फल देता है। लेकिन उनके वाम भेद से, यानी कि वाम भेद में अगर कोई भी ग्रह हो तो अशुभ फल नहीं करता, बल्कि शुभ फल देता है, बल्कि शुभ फल देता है। शुभ फल देता है। तो हमारे स्मरण के आधार पर जहां तक मुझे याद है कि यदि चंद्रमा छठे भाव में हो गोचर कर रहा, तो चंद्रमा से 12वें भाव में कोई ग्रह हो, यदि चंद्रमा से 7वें भाव में कोई ग्रह, यदि चंद्रमा से 7वें भाव में यदि शुक्र गोचर कर रहे हैं, तो चंद्रमा से दूसरे भाव में, यानी छठे में हो तो चंद्रमा से 12वें, यहां तो 7वां बना। यदि चंद्रमा से 7वें भाव में हो तो चंद्रमा से दूसरा, यहां पर यह नहीं बना 7वां। लेकिन यदि चंद्रमा से 10वें में शुक्र देव गोचर कर रहे हो तो चंद्रमा से चौथा, यानी कि हाथ पर बना 7वां ही। तो अब यहाँ पे शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं और यहाँ पे कोई ग्रह दूसरा ही गोचर में आ जाए, कोई भी ग्रह, शनि हो, राहु हो, केतु हो, बुध हो, मंगल हो, कोई भी हो, तो वेद, वाम वेद हो गया ये। तो यह शुभ फल देने वाला हो गया। क्या हो गया? शुभ फल देने शुभ फल वाला। देने वाला। चाहे चंद्रमा खुद भी गोचर करे तब भी गुरुजी मान लेंगे ना उसको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब इसके बाद में हम लोग फल दीपिका पुस्तक में देखते हैं कि आगे वाम भेद के बारे में क्या लिखा गया है या है, होना तो चाहिए। तो ये तो अभी वेद स्थान, बुध के वेद स्थान हो गए वाम भेद के बारे में। नहीं है, यह है कहीं हम लोगों ने ना ध्यान दिया हो। अभी तो हाँ, एग्जाम में हम लोग क्या है थे गुरुजी, इसलिए याद है। वेद का वेद वाम वेद। हाँ आया था। तो लिखे थे, यही लिखे थे गुरुजी, वेद का वेद वाम वेद। सभी ग्रहों का वाम भेद होता है, सभी ग्रहों का वेद होता है। दूसरी किताब में है, हो सकेगा तो किताब मिलेगा तो हम पन्ना उसका शेयर कर देंगे। यह स्मरण तो सभी ग्रहों का है, तो समय लगेगा समझने में, नहीं होगा। आप लोगों को इच्छा होगी तो समूह में लिखेंगे। इसलिए तो आज क्लास का लिंक हमने समूह में ही शेयर किया था, अलग से हमने नहीं दिया था। तो लिखेंगे तो एक क्लास और हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है? गुरुजी एक बार और हो जाए तो रिवीजन अच्छे से हो जाएगा हम लोगों का।